Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. और आप रेडी होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो आज हम उसमें से पहले दो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। दोज आर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशंस और उसमें से पहला डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सिकल सेल एनीमिया को ड्रेपेनोसाइटोसिस का नाम भी देते हैं। ड्रेपेनोसाइटोसिस, ड्रेपेनोसाइटोसिस। सबसे पहली बात यह है कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की नेचर क्या है। आपको पता है कि अगर हम इसको अंडर द हेडिंग ऑफ म्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि इसका ताल्लुक हमारे क्रोमोसोम्स के साथ होगा। तो ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और आपको पता है कि वो क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं उन्हें हम लोग ऑटोसोम्स का नाम देते हैं। तो अगर ऑटोसोम्स के ऊपर दोनों पेरेंट्स की तरफ से रिसेसिव जीन मिलते हैं, एबनॉर्मल जीन मिलते हैं, तो तभी एक ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया और ड्रेपेनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। हाउ वी कैन करेक्टराइज इट, इसके कौन कौन से खास करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नंबर 1 पे मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कौन से ख़राब हो रहे हैं, आरबीसीज। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि यहाँ पे जो आरबीसीज हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। आप जरा अगर बात को गौर से देखिए तो आपको पता होगा कि जो हमारा आरबीसी है ये तो एक बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। अगर हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो एक कॉनकेविटी मींस गड़ा यहाँ पर है और एक कॉनकेविटी का मतलब है गड़ा नीचे है। और अगर आप इसे बिल्कुल टॉप व्यू से देखेंगे तो वो गड़ा हमें कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर आ रहा है, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसका हमारे आरबीसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है। इस पर्पस के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। ये मेरी एक क्या है, कैपिलरी, इट इज अ कैपिलरी ट्यूब। और आपको पता है कि हमारे कैपिलरीज का एक खास स्पेसिफिक डायमीटर होता है और आपके आरबीसी का नॉर्मल साइज इस पर्टिकुलर आरबीसी से बड़ा होता है। यानी कि अगर देख रहे हैं तो आरबीसी का डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, जबकि जो मेरी कैपिलरी है उसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि आरबीसी आसानी से इस कैपिलरी में से नहीं गुजर सकता। तो नेचर ने क्या किया हुआ है कि नेचर ने उसे सेल्फ स्क्वीजिंग एबिलिटी दी है, यानी कि वो अपने आप को सुकेड़ सकता है। जब वो सुकेड़ेगा तो जाहिर है उस सुकड़ने के लिए उसके अंदर इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर डिजीज में ये वाला फीचर कि वो अपनी शेप को चेंज कर ले और सुकड़ के किसी भी नैरो प्लेस में से गुजर जाए, वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म होगी माय डियर स्टूडेंट्स तो आरबीसीज कैसे हो जाएंगे, एबनॉर्मल। आरबीसीज हो जाएंगे रिजिड, का मतलब होता है आपको पता है कि सख्त। तो ये सख्त हो जाएंगे आरबीसी, ये नरम नहीं रहेंगे, ये अपनी शक्ल को चेंज करने के काबिल नहीं रहेंगे और अब उनकी शेप इस तरह की बाइकॉन्केव नहीं रहेगी बल्कि उसकी शक्ल की कुछ किसी दरांती की तरह से हो जाएगी। आपको याद हो तो दरांती कोई इस तरह का डिवाइस होता है कि जो घास काटने के काम आता है, तो उसकी शक्ल ऐसे कर्व्ड सी हो जाती है, वो लंबे से हो जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं। एक तो उनकी शक्ल खराब हो गई, दूसरा उनकी इलास्टिसिटी खत्म होगी, वो रिजिड हो गई, जिसकी वजह से नाउ दे कैन गेट स्टक एट कैपिलरी लेवल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो जो कैपिलरी से डायमीटर कम हो रहा है तो यहाँ से जो आरबीसीज हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर शेप, राइट, बाय चेंजिंग देयर शेप। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। आप इस पर्टिकुलर लास्ट डायग्राम को देख रहे हैं तो ये वाले आरबीसी जो कि अब सिकल मीन दरांती की शक्ल के हो गए। आई डोंट नो दरांती को क्या बोलते हैं, बट दरांती का मतलब ये है कि जिस साइड पर दंदाने होती है से वो कर्व्ड होती है और स्मूथ होती है।
वो वाली चीज आके यहाँ पे फंसना शुरू हो गई, क्योंकि ये सख्त है, डायमीटर लंबा है, कैपलरी की लेंथ जो सॉरी लंबी है, डायमीटर कम है किसका, हमारी कैपलरी। इस वजह से यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है रुकावट पैदा हो गई है। तो जहां कहीं भी हमारे आरबीसी, कौन से वाले सिकल्ड आरबीसी आके फंसेंगे, वहां पे रुकावट पैदा हो जाती है। जैसे कि आमतौर पर हमारी ट्रैफिक के केस में भी ऐसा ही होता है। तो कॉमन सेंस है, जब यहाँ पर रुकावट पैदा होगी तो इससे अगले टिश्यूज को आरबीसी की जो मूवमेंट ना होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रिटार्ड हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, राइट। तो ये है कुछ करेक्टराइज्ड बाय फीचर। अब इसके साइन सिम्टम, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहचानना चाहता हूं कि वेदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज और नॉट, तो मुझे कौन कौन से सिम्टम नजर आएंगे, कौन कौन से साइन नजर आएंगे। तो पहला है, सबसे पहली बात यह है कि ये बिगिन इन अर्ली चाइल्डहुड। इसके सिम्टम्स अर्ली चाइल्डहुड में ही अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? जाहिर है इस पर्सन को, इस बेबी को आप देखेंगे तो ये आम बच्चों की निस्बत लेस एक्टिव होगा, कम एक्टिव होगा। भाई एक्टिविटी का इन्हिसार तो एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी का इन्हिसार ऑक्सीजन की सप्लाई पर है, और अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली हिली एरियाज में नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं, तो एक रेड सी फ्लशिंग उनकी चीक्स के ऊपर रहती है। लेकिन जो ये वाला बच्चा है जिसके पास ये प्रॉब्लम हो गई है, इसको रेडनेस होना दूर की बात है, बल्कि ये ब्लू होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही एक कैसे यूनिक सिम्टम है जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। फिर आप क्या करोगे कि आप इस बच्चे को लेके जाओगे किसी लेबोरेटरी में और आप उसे कहेंगे कि आप इसका ब्लड टेस्ट कर दें। तो वो काउंट करेंगे इसकी दो चीजें, नंबर एक कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है, फिर नंबर टू पे देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो आरबीसीज हैं उनका नंबर पूरा है, और थर्ड क्या आरबीसी सही शेप के हैं। तो ना तो इनके आरबीसी सही शेप के होंगे, ना ही नंबर इनका पूरा होगा, और पर आरबीसी जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो भी कम होगा। तो ये सारे के फीचर्स हम लोगों को यहाँ पे नजर आते हैं। आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर आप लोगों की बॉडी में एनर्जी है यू कैन फाइट विद योर ओपोनेंट्स, और आपका ओपोनेंट मेनली क्या है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही कम बन रही है तो डेफिनेटली आप लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, बार बार आपको इन्फेक्शन होगी। तो आपकी जो ओपोनेंट है वो पलट के आप पर हमला करेंगे और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा देंगे। फिर इसके अलावा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आप लोगों ने एज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि वहां पे पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ पेन्स आते हैं, और इन पर्टिकुलर पीरियोडिक मींस वक्फे से, कांस्टेंट नहीं होते रहते हैं, वक्फे से ये एपिसोड्स यानी कि मीन स्पेल्स आते हैं किस चीज के, पेन्स के, और इनको हम लोग क्रीज बोलते हैं। क्राइसिस की जो जमा होती है हम क्रीजेस बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग क्रीजेस बोलते हैं। ठीक है हमारे स्टूडेंट्स, और ये जो क्रीजेस हैं इसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर जो आरबीसी है वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी पूरी नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ भी थोड़ी कम हो गई है। तो जिसकी वजह से हिमोलाइसिस मींस आरबीसीज के टूटने का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। जब बहुत ज्यादा आरबीसीज ब्रेक होंगे तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक येलोइंग पिगमेंट, और उस पर्टिकुलर येलोइंग पिगमेंट का नाम होता है माय डियर स्टूडेंट्स बिलीरुबिन। क्या नाम होता है स्टूडेंट उसका? बिलीरुबिन। ये एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो हमेशा आरबीसी के टूटने के रिजल्ट में पैदा होता है। अगर ज्यादा आरबीसी टूटेंगे तो कॉमन सेंस है बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा उसकी आईज येलो होंगी, उतनी ही उसकी स्किन येलो होगी, यानी कि उसके अंदर वो सिम्टम अपीयर हो जाएंगे जो कि एक जॉन्डस यानी कि यरकान ज़दा पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होती। बात समझ आएगी आपको? तो ये चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अगर आरबीसी कम टूटेंगी, कम हीमोग्लोबिन बनेगी, कम आईज येलो होंगी, कम स्किन पेल होगी, यानी कि जॉन्डिस का सिम्टम नहीं होंगे। लेकिन अगर आरबीसी जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, ज्यादा बिलीरुबिन बन रहा है,
ज्यादा बिलिरुबिन आपकी स्किन में, आपकी आईज में डिपॉजिट हो रहा है, तो वो सिम्टम पैर होंगे जो जरकान की तरह के होते। बात हुई थी आप लोगों से हमारे स्टूडेंट्स के, अब हम थोड़ा सा इसको मजीद एलेबोरेट करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास क्रीजेस हैं उनकी क्या यू कैन से ड्यूरेशन हो सकती है, और फिर ये है कि वो हमारी किस किस जगहों पे ज्यादा अपीयर होते हैं। तो आंसर ये है कि ये जो क्रीजेस हैं ये घंटों से लेकर दिनों तक मुहित हो सकते हैं। बाज़ औक़ात जल्दी ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात ये सिम्टम दिनों तक चलते रहते हैं। इन्हें लोग क्या बोलते हैं? क्रेजेस। और ये क्रेजेस किसको अफेक्ट करते हैं? 3 चीज़ों को जो बड़ी वाइटल है बॉडी में। नंबर 1 इज बैकबोन। ये वाला बच्चा ज़रा छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा है, वटेवर, ये हमेशा अपनी बैक में होने वाली पेन की वजह से रोए। सिमिलर जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, ये हमारी रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, दिस आर लॉन्ग बोन्स। तो इन सारी की सारी लॉन्ग बोन्स में भी उसको पेन होती है। और इसके अलावा वो हमेशा अपने थोरेसिक रीजन में, अपनी चेस्ट रीजन में पेन को भी फील करता रहता है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये पेन आवर्स तक भी हो सकती है और डेज तक भी हो सकती है। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा डिजीज किस्म के डिसऑर्डर के क्या क्या क्रोमोसोमल बेसिस हैं या कौन कौन से जेनेटिक बेसिस हैं। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात हो रही थी कि हम इस पर्टिकुलर डिजीज जिसका नाम था सिकल सेल एनीमिया, उसकी हम कॉजेज बात करेंगे, उसकी जेनेटिक बेसिस की बात करेंगे। तो इसकी जो कॉज है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन के नॉर्मल जीन, जिसे हम लोग नाम देते हैं HbA। HbA इज नॉर्मल अलील फॉर हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर ये म्यूटेट हो जाती है, और म्यूटेशन भी इसमें किस तरह के हमारे स्टूडेंट्स, पॉइंट म्यूटेशन है, तो उसके रिजल्ट में एक म्यूटेंट एलील प्रोड्यूस होती है एंड दैट वेरी एलील इज कॉल्ड एज HbS, दैट इज कॉल्ड एज HbS। तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन वाइज इस पर्टिकुलर डिजीज का ओरिजिन पॉइंट म्यूटेशन है एक नॉर्मल जीन की, जो बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू एबनॉर्मल जीन दैट इज कॉल्ड एज HbS। अगर किसी पर्सन के अंदर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन डेवलप हो जाती है, मींस कि हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर HbS और HbS इकट्ठा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे जो चेन प्रोड्यूस होती है हीमोग्लोबिन की वो नॉर्मल नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक डिफेक्टिव चेन प्रोड्यूस होती है। कौन सी वाली? बीटा चेन। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो इसकी बीटा चेन खराब हो जाती है। जाहिर है अगर बीटा चेन खराब होगी तो हमारी हीमोग्लोबिन की फोल्डिंग भी कभी सही नहीं होगी, और उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो भी कैसी प्रोड्यूस होगी? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 नॉर्मल पेरेंट्स के यहाँ एक सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट प्रोड्यूस हो जाए? तो आंसर इज यस। ये उस वक्त में पॉसिबल है कि जब ये वाला पार्टनर मीन फादर और ये वाली पार्टनर मीन्स मदर, ये दोनों के दोनों क्या थे? हेट्रोजाइगस थे फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट। दोनों ही HbA और S थे। अब ये जो HbA है ये एक डोमिनेंट जीन है ओवर द एबनॉर्मल जीन दैट इज कॉल्ड एज HbS। सिमिलरली जो मदर हैं उनके पास भी HbA है जो एक नॉर्मल जीन है, डोमिनेंट जीन है। किसके ऊपर? HbS के ऊपर, जो कि रिसेसिव जीन है। तो ये वाला डोमिनेंट जीन इस रिसेसिव जीन को दबा के रखेगा, ये वाला डोमिनेंट जीन इस रिसेसिव जीन को सप्रेस रखेगा, जिसकी वजह से अपेरेंटली ये दोनों पेरेंट्स मीन फादर और मदर बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है। लेकिन चूंकि ये दोनों कैरियर थे, तो इस पर्टिकुलर फादर के गैमेट में भी अगर HbS प्रेजेंट है और इस मदर के एक्स में अगर HbS प्रेजेंट है, तो देयर आर 25% चांसेस कि ये दोनों रिसेसिव जीन्स इकट्ठे हो जाएं। और अगर ये दोनों रिसेसिव जीन्स इकट्ठे हो गए तो उसके रिजल्ट में जो बेबी है वो डेफिनेटली सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कपल के यहाँ 25% प्रोबेबिलिटी है या चांस है कि इनके पास एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस हो जाए जो कि सिकल सेल एनीमिक होगा। तो कंक्लूड हमने क्या किया कि डेफिनेटली 2 नॉर्मल पेरेंट्स के यहाँ एक एबनॉर्मल बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इट्स डेमोग्राफी। इस पर्टिकुलर डिजीज के दुनिया में पाए जाने के चांसेस कहाँ कहाँ ज्यादा हैं? तो आंसर इज इन अफ्रीका।
या फिर हम किसी ऐसे कपल की बात करें जिनका ताल्लुक मेडिटेरेनियन रीजन के साथ है, या फिर जो हमारे पास साउथ और सेंट्रल अमेरिका के लोग हैं और फिर मिडल ईस्ट के लोग हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बीमारी हमारे इस एशिया के जोन में कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन बाहर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट नहीं होते। हाउएवर इसका चांस एज कंपेयर टू दीज एरियाज हमारे यहाँ काफी ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आंसर इज वेरी सिंपल। आज लाइक अदर इनहेरिटेबल डिजीजेस इसको भी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ट्रीट नहीं कर सकते। जब तक मैं इस पर्टिकुलर जीन की जीन थेरेपी नहीं करता, मैं इसके स्टेम सेल्स को नहीं निकालता, मैं उसमें से एब्नॉर्मल जीन को निकाल के एक हेल्दी स्टेम सेल प्रोड्यूस करके दोबारा इस बेबी की बॉडी में नहीं डालूंगा, तब तक इसको ट्रीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। सिंपल सी बात है, हाँ हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको हम कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। तो कंफर्ट जोन में रखने के लिए हमें नंबर 1 पे क्या करना है, उसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देना है। अगर मैं उसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देना चाहता हूं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, जाहिर है उसको पेन हो रही है। आपको पता है हमने क्रीजेस की बात की, जैसे क्रीजेस आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा स्पेल्स आ रही है पेन की, तो वन वे और द अदर आई हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ पेन किलर। नो बीइंग डॉक्टर इट इज आवर जॉब कि हम देखें कि उसके पेन की नेचर किस तरह की है। और उस याद रखिएगा हर पेन एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जो पेन्स होती है उनका रीजन डिफरेंट होता है। तो हम उस पर्टिकुलर पेन के मुताबिक ही एक पेन किलर प्रेस्क्राइब करेंगे। सो सेम पेन किलर्स कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट ऑल द डिजीजेस। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हम उसे काफी ज्यादा अमाउंट में फॉलिक एसिड दें। लेकिन याद रखने वाली बात है कि ये भी हम मेजर करते हैं। हम ब्लाइंडली हम अपने बच्चे को या अपने पेशेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉलिक एसिड नहीं दे सकते, बिकॉज फॉलिक एसिड की बड़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में भी खतरनाक होती है। लिहाजा हमने फॉलिक एसिड को मेजर करना है, उसी क्वांटिटी को देखना है और उसके मुताबिक हमने आरबीसी की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड की डोज को मॉनिटर करके एडमिनिस्टर करना है। तो हर चीज लॉजिकल है, इलॉजिकल यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। तो आपने आरबीसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोलिक एसिड की डोज देनी है अपने पेशेंट को। फिर हम चलते हैं मजीद आगे। अगला काम क्या हो सकता है कि अगर आप पेशेंट को इन क्रेजेस से और इन पेन से या सफोकेशन से बचाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करें। आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है और स्क्रीनिंग होती है। हम ये वाला काम भी ब्लाइंडली डेफिनेटली नहीं कर रहे होते। हम पहले ब्लड को देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगाते हैं कि ताकि कोई भी ऐसे जो डिसऑर्डर है जो अब इस पेशेंट में नहीं है, खुदा न खासा वो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें ट्रांसफर ना हो जाए। तो हमेशा हम स्क्रीन्ड ब्लड इस पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज कर रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हम प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं, प्लेंटी ऑफ जूसेस इस पर्सन को पीने के लिए देते हैं ताकि इस पर्सन के अंदर जो मूवमेंट है ब्लड वगैरह की वो थोड़ी आसानी से हो सकती हो। और आखिरी ये है कि हम लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पेन को मींस नंबर ऑफ क्रीजेस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसे एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम क्या है हाइड्रोक्सीयूरिया। एक मेडिसिन जिसका नाम है हाइड्रोक्सीयूरिया, ये हाइड्रिया के नाम से मिलती है और इसका एक पर्पस है, वो ये कि ये नंबर ऑफ क्रीजेस को कम करने में इस्तेमाल होती है। रिमेंबर आपको पता होगा कि जहां कहीं हम एब्रीविएशन लिखते हैं उसके बाद में डॉट लिखते हैं, तो चूंकि ये नंबर ऑफ क्रीजेस है इसलिए तादाद की बात हो रही है। तो तादाद को कम करने के लिए कि उनको क्रीजेस बार बार रिकरेंट ना हो रहे हो, हम उन्हें हाइड्रोक्सीयूरिया देते हैं। फिर आपको पहले बोर्ड में की गई बात याद होगी कि इस पर्टिकुलर बच्चे को क्या हो रही है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं, बार बार इन्फेक्शन होती है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी तो जाहिर है ये वाला बच्चा डिजीज से फाइट नहीं कर सकेगा। तो ये जो मेरे पास एंटीबायोटिक्स हैं ये उसी पर्टिकुलर सेकेंडरी इन्फेक्शंस को, रिकरेंट इन्फेक्शंस को बार होने से रोकने के लिए दी जा रही है। तो इसका मतलब ये हो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो और आइंदा आने वाले दिनों में अगर जीन थेरेपी की सहूलत हासिल हो तो शायद हम इन बच्चों को जीन थेरेपी के जरिए ट्रीट करके जिंदगी का तोहफा दे सकते हैं। अल्लाह करे
आप और मैं कभी इस काबिल हों और हम इन ऑर्गेनिजम्स के चेहरों पर वही मुस्कान देखें जो नॉर्मल लोगों के चेहरे पर होती है। इस दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अगले डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज PKU मींस फिनाइल कीटोयूरिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे टू स्टडी व्हाट इज PKU। Yes, my dear students, now we want to start the next point mutational disorder that is called as the phenylketonuria, abbreviated by PKU. So, ये phenylketonuria, my dear students, again inheritable disorder है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एब्नॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो गई है। एब्नॉर्मलिटी को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि हम अगर उसे एक डाईपेप्टाइड खाने को दें, दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल एलानीन, तो फिर उस पर्सन की बॉडी में एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। वजह क्या है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो एंजाइम नहीं बन रहा जो फिनाइल एलानीन को हाइड्रोलाइज कर सकता है, इसे ब्रेक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर। आपको ये बात पता है कि फिनाइल एलानीन ये एक डाईपेप्टाइड है, और अगर ये एक डाईपेप्टाइड है तो जाहिर है इसका सोर्स कोई ऐसी फूड होगी दैट इज वेरी मच रिच इन प्रोटीन्स। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी कि फिनाइलकेटोयूरिया को हम कैसे पहचानेंगे। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हम देखेंगे कि ये वाला पेशेंट फिनाइल एलानीन को मेटाबोलाइज करने में कामयाब नहीं हो रहा। जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर मैं इसकी कॉज की बात करूं तो ये एक इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है। कौन सा वाला? ऑटोसोमल, लाइक प्रीवियस वन। ऑटोसोमल का मतलब ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों में सेम क्रोमोसोम है, और अगर दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट कैरियर हैं या दोनों के दोनों डिजीज्ड हैं, तो उस वाले केस में जाहिर है इसके पास भी एब्नॉर्मल जीन है, इसके पास भी एब्नॉर्मल जीन है। तो ये दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं अगर बेबी को PKU जीन देंगे तो ये वाला बेबी कैसा होगा? एब्नॉर्मल होगा। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक के पास भी PKU प्लस मीन्स उसका वाइल्ड जीन, नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो ये कैरियर तो होगा, लेकिन अपेरेंटली मुझे ये वाला बेबी बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा। तो एबनॉर्मल होने के लिए इन दोनों पेरेंट्स के पास एबनॉर्मल म्यूटेटेड PK प्लस का जीन होना चाहिए। PK प्लस का म्यूटेटेड या एबनॉर्मल जीन क्या है? सिंपल PKU। तो जब PKU इकट्ठा होगा तो ये वाला बेबी कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ पेरेंट्स शुड पास डिफेक्टिव जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग। दोनों पेरेंट्स जब मुतासिर होंगे तो ये बीमारी होगी, अदरवाइज ये बीमारी नहीं होगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज की कॉजेस क्या हैं, इंसिडेंस क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास एक डाईपेप्टाइड है फिनाइल एलानीन। इस फिनाइल एलानीन को डिकम्पोज करने के लिए मेरे पास एक एंजाइम होना चाहिए था। नाम क्या था? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये वाला एंजाइम हो तो फिनाइल एलानीन डिकम्पोज हो जाता है, और अगर ये वाला एंजाइम नहीं है जैसा कि PKU के पेशेंट में होता है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? भाई सिंपल सी बात यह है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के ब्लड में PKU की वैल्यू बढ़ जाएगी। PKU का मतलब है फिनाइलकेटोयूरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, या आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर PA की वैल्यू बढ़ गई है, फिनाइल एलानीन की वैल्यू बढ़ गई है। उसमें PKU होने का चांस बढ़ गया है क्योंकि फिनाइल एलानीन बढ़ गया है। राइट, लेकिन याद रखो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अकेला खुद मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता, उसका ताल्लुक ट्रांसएमिनेशन की वजह से और डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट या किसी लिपिड मेटाबोलाइट के साथ भी हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली होता है। अगर ये वाली चीज बढ़ रही है तो इसके साथ एसोसिएटेड दो और डिजीजेस, दो और एट्रीब्यूट्स भी बॉडी में बढ़ जाते हैं। राइट, इन बढ़े हुए PA फिनाइल एलानीन की वजह से उस पर्टिकुलर बेबी का CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, और जिसकी वजह से उसका ब्रेन भी डैमेज होता है। और अगर हम देखें, अभी हम पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर बेबी का सर आम बच्चों की निस्बत छोटा रह जाता है। वजह यही है कि ये वाला फिनाइल एलानीन उस पर्टिकुलर बेबी के
न्यूरल ग्रोथ को अरेस्ट करता है, उसे डैमेज करता है, राइट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के सिम्टम क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है, सिम्टम को देखने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बेसिकली सिम्टम का मतलब होता है कि कोई चीज मुझे कैसी नजर आ रही है, मैं देख के पहचान लूं उसको ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इस फिनाइलएलानिन के रोल को समझना है। तो फिनाइलएलानिन मेरी बॉडी में मेलानिन बनवाता है। अगर मेलानिन बनेगा तो मेरे हेयर्स ज्यादा डार्क होंगे, मेरी स्किन नॉर्मल से ज्यादा टेंड होगी, ज्यादा गाढ़े रंग की होगी, गहरे रंग की होगी। लेकिन अगर मेरी बॉडी में फिनाइलएलानिन की लेवल बढ़ गया है तो उसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर मेलानिन की प्रोडक्शन कम हुई तो हेयर्स का कलर और स्किन का कलर एज कंपेयर टू अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस गाय विल बी लेस, यानी कि बालों का रंग भी हल्का होगा और जो स्किन का रंग है वो भी हल्का होगा एज कंपेयर टू उसके बाकी ब्रदर एंड सिस्टर्स के। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर के बड़ा मार्क्ड सिम्टम जिसको देख के हम कह सकते हैं कि यसी में बी द पेशेंट ऑफ फेनिलकेटोयूरिया। फिर एक और चीज जिसको हमने जिक्र किया था अभी यहाँ पर कि जो पी के मींस फिनाइलएलानिन की जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो अफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है? बाय मींस ऑफ सम मेंटल रिटार्डेशन। उस पर्सन के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम होंगे और वो सोचने समझने की सलाहियत से कंपैरेटिवली मींस बाकी लोगों की निस्बत आरी होगा, ठीक है। उसके अंदर सोशल स्किल्स कम होंगे, वो लोगों में कम घुले मिलेगा, वो आइसोलेट होकर बैठा रहेगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला था, अगर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर जाहिर स्कल छोटी रह जाएगी। तो हम उसको उसके छोटे सर से भी पहचान सकते हैं कि ये वाला जो पेशेंट है ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एज फेनिलकेटोयूरिया। फिर जाहिर है अगर नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है तो उसका बॉडी एक्सट्रीमिटीज पर जो रोल है, जो कंट्रोल है, वो भी कम होगा, जिसकी वजह से उसकी जर्किंग मूवमेंट होगी, राइट। उसकी मूवमेंट में रिदम नहीं होगा, उसकी मूवमेंट में एक फ्लो नहीं होगा, बल्कि वो जर्किंग मूवमेंट शो कर रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर जर्किंग मूवमेंट को आपने फील करना हो तो यू मस्ट सी द एक्सट्रीमिटीज, यू मे सी द आर्म्स, यू मे सी द लेग्स, तो आपको उस पे जर्किंग मूवमेंट नजर आएंगी। फिर अनयूजुअल पोजिशनिंग होगी, यानी कि ये वाला बच्चा एक ऐसी जगहों पर अपने हाथों को मोड़ के बैठा होगा, रख के बैठा होगा, जो आमतौर पर नॉर्मल बच्चों में नजर नहीं आते। तो इन सारे सिम्टम्स को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला बच्चा पीकेयू का पेशेंट है। फिर इसके अलावा ट्रिमर्स क्या होते हैं? कप कपाते रहना, यानी कि इस बच्चे को अपने बाजू और टांगों पे वो कंट्रोल हासिल नहीं होता जो आम बच्चों को होता है, तो इसमें ट्रिमर्स आते रहते हैं, इसके हाथ कांपते रहते हैं। फिर इसके अलावा अगर ये बच्चा ज्यादा देर तक जगह पड़ा रहे तो उसके स्किन के ऊपर रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी बड़े वाज़ेह तौर पे सिम्टम होते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये बेबी फेनिलकेटोयूरिया का पेशेंट है। आइए देखते हैं कि क्या हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर इज किसी हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका वे हमारे पास क्या है कि आप उसे फिनाइलएलानिन फ्री फूड दो। अगर आप उसे फिनाइलएलानिन फ्री फूड नहीं देते तो क्या होगा? तो उसकी सांसों में से भी बुरी स्मेल आएगी। आपकी बुक वर्ड यूज कर रही है माउजी या मस्टी स्मेल आएगी। और इस पर्टिकुलर माउजी या मस्टी स्मेल की रीजन क्या है कि उसकी बॉडी में फिनाइलएलानिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। तो जब फिनाइलएलानिन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जाहिर है नॉट ओनली उसके ब्लड में उसका इफेक्ट नजर आएगा, बल्कि उसके स्वेट में, उसके यूरिन में भी उसका इफेक्ट हमें नजर आएगा, उसकी सांसों में उसका इफेक्ट नजर आएगा। तो ये भी एक बड़ा वाज़ेह किस्म का सिम्टम है। तो इसको प्रिवेंट करने का जो हमारे पास वे है वो ये है कि आप, जैसे मैंने बोला, कि आप पीए फ्री फूड उसे दें। और अगर आपने उसे पीए फूड देनी है तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी जो यू कैन से पॉइंट है या एरिया है वो है ग्रोइंग एज। खास तौर पे ग्रोइंग एज में आपने इस बच्चे को पीए फ्री फूड देनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिनाइलएलानिन फ्री फूड देनी है। या अगर आपको जरूरत पड़े तो आपने कोई ऐसी फूड का इंतखाब करना है जिसके अंदर फिनाइलएलानिन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीमली लो हो, बहुत ही कम हो, बिकॉज कि शायद जिंदगी और मौत के दरमियान में चंद मॉलिक्यूल फिनाइलएलानिन के हाइल हो सकते हैं। तो अगर हम उन चंद मॉलिक्यूल्स को उसकी लाइफ में से निकाल दें तो हम उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। कौन कौन सी फूड फिनाइलएलानिन रिच है? तो आंसर इज मिल्क, एग्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर समथिंग लाइक एस्पार्टम,
दे आर वेरी वेरी रिच इन फेनिलएलानाइन। आपने इसको पढ़ रखा है, आपने नाम सुन रखा होगा कैंड्रिल का, आपने नाम सुन रखा होगा सुक्रोल का। तो ये चीजें आपने इस बच्चे को कभी भी नहीं देनी, बिकॉज के इनके अंदर फेनिलएलानाइन है और मैंने अभी बोला था कि चंद मॉलिक्यूल इस बच्चे की जान को ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस बच्चे को पिलाएंगे एक खास किस्म की न्यूट्रिशनल प्रेपरेशन, उसे हम बोलते हैं लफिनेलिक। आप उस बच्चे को लफिनेलिक देंगे तो हमने उसको डिज़ाइन इस तरह से किया है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो फेनिलएलानाइन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीमली लो है, राइट। ये एक और फीचर की हामिल है। हम बात कर रहे हैं लफिनेलिक की कि इसके अंदर जो बाकी अमीनो एसिड है फेनिलएलानाइन के अलावा वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, बहुत सारी दुनिया आबाद है। हमने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस दुनिया में से इंसानियत के फ़ायदे के लिए चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, अपने के लिए सलीम को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। हमेशा मेरा इख्तिताम इसी बात पे करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह सलाहियत दे कि हम अपने गिर्द बिखरी हुई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और उसे इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह करे कि हम अपने इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को और इन फेनिलकेटोनुरिया पेशेंट्स को बहुत तरीके से लुक आफ्टर करने में कामयाब हो। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।